किसी मुकदमे में आरोप तय करने में कितना वक्त लगना चाहिए, वो भी तब जब मामला अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने का हो। किसी भी लिहाज से ये मियाद 25 साल तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानूनी दांवपेच में फंसे इस हाई प्रोफाइल केस में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 12 लोगों पर आरोप तय करने में लगभग 25 साल ही लग गए। और यही वजह है कि 2 दशक के बाद भी अयोध्या विवाद आज भी जिंदा है। कोर्ट में आरोप तय होने के बाद सियासी पारा फिर से चढ़ने लगा है। इसी पर है आज आवाज अड्डा की बहस। आज की बहस में हम आपको भी जोड़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी अयोध्या मसला सुलझाने के लिए गंभीर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। आवाज अड्डा पर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ा है एक बड़ा पैनल। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल से भी चर्चा होगी, वकील और कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ इस पैनल में हैं, और इस्लामिक इत्तेहाद फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर फहीम बेग भी हमारे साथ हैं। साथ ही अयोध्या मामले पर गहराई से नजर रखने वाले 2 वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर संजय सिंह से भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इस मामले में इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्या ये कानून की जो पेचीदगियां हैं उनकी वजह से हुआ, या कहीं इंटेंट का अभाव है? और ये सवाल मैं पूछूंगा शरद प्रधान से, जो न सिर्फ जिन्होंने पत्रकार के तौर पर इस मामले को कवर किया है, बल्कि वो बाबरी मस्जिद मामले में प्रोसिक्यूशन के गवाह भी रहे हैं। शरद जी, क्या है इसके पीछे? हाँ, नहीं, मुझे ये लगता है, देखिए, जिस तरीके से एक तो हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना लेथार्जिक, इतना ढीला ढाला है कि उसमें एक कोई किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि स्पीड अप करने का। तमाम सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आता। जब कभी सुप्रीम कोर्ट किसी में तेजी दिखाता है तो मामले में रफ्तार आ जाती है, और यही इस केस में हुआ। 25 साल से ये मुकदमा चल रहा है, और आपको बताएं, जो अयोध्या और पहले तो रायबरेली और लखनऊ के 2 अलग अलग कोर्ट से, अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब इकट्ठा एक ही जगह लखनऊ में केस चलेगा। वहां पे आप सोचिए 150 विटनेसेस में से 47 शॉर्टलिस्ट किए गए, और वो भी आज तक पूरे नहीं हो पाए। लखनऊ वाले केस में 858 विटनेसेस हैं, जिसमें से सिर्फ 148 या 156 लोगों को अभी तक जो है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो पाया है। अब आप सोचिए इस रफ्तार से क्या ये मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि 2 साल के अंदर केस को कर लिया जाए? इम्पॉसिबल। और यही बड़े बड़े यहाँ लॉयर्स का भी कहना है कि ये होना ही नहीं है। इसमें देखिए, सरकारें जब बदलती हैं तो पॉलिटिकल इंटेंट जो आपने कहा ना, वो बदल जाता है, और इंटेंट के साथ बदलती है केस की पैरवी। और केस की पैरवी तब जब कोई पॉलिटिकल रीजन होता है तभी उसकी रफ्तार बढ़ाई जाती है। और इसके पीछे भी कुछ ऐसे ही उद्देश्य लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में तेजी लग गए लोग तो वहां से आदेश हो गया, इसलिए, वरना बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था जी। तो अभी जनरेशंस बदल गई हैं। अब लोगों को अभी लोगों को यही नहीं पता है, वो तो उसको तो भूल जाइए कि किसने बाबरी मस्जिद देखी थी या नहीं। अब तो जनरेशंस जो बदल गई हैं उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। तो अगर इसमें ये सोच रहे हैं, एक सोच ये भी है कि लोग सोच रहे हैं शायद इससे रिवाइव हो जाए और आगे के इलेक्शंस में कुछ इसका फायदा मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता बड़ी ये भी सोच जो है इसमें दम नहीं है, अगर इस तरह का इंटेंशन है। जी जी, लेकिन ये जरूर है कि इस बात पे चलेंगे, कुछ देर बाद इस पे भी चर्चा होगी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम के पास चलना चाहता हूं। जफर साहब, ये कहा जा सकता है कि आपकी पार्टी ज्यादा समय तो विपक्ष में थी, इसलिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता इस मामले में अभियुक्त बने हैं, उनके खिलाफ आज चार्जेस फ्रेम हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का घोषित एजेंडा रहा है अयोध्या में राम मंदिर बनवाना। तो अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के प्रति क्या भारतीय जनता पार्टी गंभीर है? अगर आप मानते हैं कि वहां मंदिर बनना चाहिए, 2 बार इस बीच आपकी सरकार रह चुकी है, करीब 6 साल पहले और अब 3 साल इस बार हो गए हैं, तो 9 साल का हिसाब किताब आपका भी है।
इस 25 साल में से। केवल कांग्रेस के मत थे, कांग्रेस के पास इसमें से 16 साल जाते हैं तो 9 साल आपके पास भी आते हैं। आपकी गंभीरता आमतौर पर चुनावों के नजदीक आते हुए ही क्यों दिखती है? यह मसला जब राजनीति गर्म हो रही होती है तभी क्यों गर्म किया जाता है? उसके आगे पीछे ये इस मंदिर को आपकी तरफ से भुला क्यों दिया जाता है? आलोक जी, इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि इलेक्शन के नज़दीक मंदिर का मसला उठता है या इलेक्शन ना हो तो मंदिर के बारे में लोग भूल जाते हैं। इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि पूरा मामला कोर्ट में है। जब कोर्ट में मामला है और कोर्ट के लिए उसके हमारे लिए दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है, दो ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी को, या तो कोर्ट फैसला सुनाए या फिर कोर्ट के फैसले से बन जाए या फिर आपसी सहमति से बन जाए। हमने बराबर इस बात को गहराई से और अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि हम बिल्कुल चाहते हैं राम मंदिर बनना चाहे वहाँ बने, और उसके लिए जो दो विकल्प हैं उसकी तलाश में हम बराबर रहते हैं। तो ऐसा कहना कि हम नहीं चाहते, हम सिर्फ इलेक्शन के पास निकालते हैं, बिल्कुल इसमें बिल्कुल ज़रा सा भी सच्चाई नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोर्ट में मामला लंबे अरसे से पड़ा है और इस मसले का सोल्यूशन जितना जल्दी हो जाए, इसलिए कि आस्था से जुड़ी चीज़ें, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लोग इसको अपोजिशन बार बार इसको पॉलिटिक्स के तरह से देखती है और पॉलिटिकल चश्मे से देखती है। हम इसे पॉलिटिकल चश्मे से बिल्कुल नहीं देखते। हम देखते हैं कि देश की बहुत बड़ी जनता जो पॉपुलेशन है उसकी आस्था जुड़ी है इससे, और उस आस्था के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। और चूँकि उस आस्था से जुड़ी हुई बात है, इसलिए चाहते हैं कि जो भी जल्दी से समाधान निकले और लोगों की जो एक ख्वाहिश है उसका ख्वाहिश के हिसाब से ये काम हो जाए। लेकिन जो आज हमारे पास विकल्प है वो विकल्प है या तो कोर्ट इस फैसले को हमारे फेवर में दे दे, या फिर जो संगठन है मुस्लिम संगठन वो भी इस चीज़ को गहराई से सोच के और इसका समाधान निकाले, जिससे लोगों की आस्था जो है वो बरकरार रहे और उसका आदर करते हुए इसका कोई सोल्यूशन निकाले। देखिए, मैं एक और बात कहूंगा लोग जी। नहीं, मैं लौट के आपके पास आता हूँ क्योंकि ये लास्ट 30 सेकंड। अच्छा, चलिए जल्दी से खत्म कर दीजिए। 30 सेकंड 20 सेकंड। मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर दो और हमारे पैनल में मुस्लिम समुदाय से लोग हैं। हम दोनों को भी पर्सनली भी जानते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कई लोग ऐसा जब आपसी मुलाकात में कई लोग चाहते हैं कि इस चीज़ का बिल्कुल समाधान हो जाए, इसलिए कि मुस्लिम समाज के लिए भी ये एक ऐसा मसला है जिसको वो चाहते हैं जितना से जल्दी इसका समाधान निकल जाए। ये नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ संगठन है जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इस चीज़ को ड्रैग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब वो संगठनों को भी एहसास होने लगा है कि इसको फर्दर ड्रैग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और सबको साथ लेके सबका आदर करते हुए जो एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो इसके आस्था से जुड़ी हुई उसको आदर करते हुए इसको एक ऐसा समाधान निकाले कि सबके लिए एक सोल्यूशन जो है एक्सेप्टेबल हो। आप कह रहे हैं कि कुछ संगठन हैं जिनका शायद सर्वाइवल इसी तरह के विषयों पर टिका है, हो सकता है, लेकिन जो आम जनता की नज़र से देखते हैं उसमें लगता है कि भारत की केंद्रीय राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे संगठनों में शामिल हैं, उनको भी इस मसले से काफ़ी फ़ायदा, और दोनों तरफ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उनको होता दिखता है। शहजाद पूनावाला, आपका जिक्र हो गया है, इन्होंने कहा कि मेरी कम्युनिटी के 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, तो और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले का एक हल, क्योंकि आस्था से जुड़ा सवाल है, तो अच्छा होगा कि अदालत के बाहर इसका एक हल निकल आए। अगर नहीं होगा, हमें फैसला सुनाना पड़ेगा, तो हम फैसला सुनाएंगे। आपसे भी ये सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इसमें कटघरे में आती है, आप उसके समर्थक हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन ये मसला इतना लंबा खींचता है, किसी वक्त बहुत गर्म हो जाता है और कभी सब भूल जाते हैं। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? देखिए, 2 है अलग अलग मामले। एक है सिविल डिस्प्यूट जो लगभग 100 सालों से ज्यादा अब उसको हो गए, वो चल रहा है, अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, जिसके बीच में 2 पार्टी है, एक है निर्मोही अखाड़ा और एक है सुन्नी वक्फ बोर्ड। आज जो हुआ है, इसको कंफ्यूज मत कीजिए, आज जो हुआ है वो एक आपराधिक मामला है। उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, जोशी के खिलाफ पहले भी कई केसेस थे, 153, 505। आज जो है उसमें 120B मतलब क्रिमिनल षड्यंत्र की एक धारा जुड़ चुकी है और इस पे उनके ऊपर एक मुकदमा चलेगा और इसमें चलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा जिक्र किया गया, मैं बतौर मुस्लिम कहता हूं कि भारत की भूमि में 1 इंच मुझे दिखा दीजिए जो श्री राम की नहीं है। अयोध्या ही क्यों,
1 इंच मुझे भूमि दिखा दीजिए जो श्री राम की नहीं है, और दुनिया में मुझे 1 इंच दिखा दीजिए जहां पे श्री राम जी की जगह नहीं है या अल्लाह की जगह नहीं है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल है कि कानून के निजाम का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या अगर कोई एक डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूटेड जगह पे इस तरीके से लोगों को आपराधिक षड्यंत्र के तहत इकट्ठा करके उस जगह को गिराना, उसका विध्वंस करना, दंगे करवाना और फिर 25 सालों तक उस केस को दबाना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। जब यह मामला लखनऊ ट्रांसफर हुआ, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा अपराध है जिससे कि हमारे संविधान की धार्मिक जो निष्पक्षता है उसको आघात हुआ है, धर्मनिरपेक्षता को आघात हुआ है, और यह इसलिए हुआ है क्योंकि सीबीआई को अपना काम करने दिया नहीं गया है। आपको याद है 2001 में सीबीआई पे किस तरीके का दबाव था और तब कौन सरकार में था। तो मैं समझता हूं यह कानून के निजाम का विषय है। और जैसे जफर साहब ने मुझे एक मुसलमान होने के बारे में बताया, जफर साहब एक नागरिक है भारत के, तो वो भी कहेंगे कि कानून का निजाम सबसे ऊपर है और इस तहत कल्याण सिंह पे भी केस चलना चाहिए और उमा भारती जी को भी अपने पद से निकालकर उन पे भी केस ठीक से चलना चाहिए। वो एक भारतीय होने के नाते कहेंगे, ना कि मुसलमान और हिंदू। जी अब विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, ये एक सवाल है, आस्था का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। आमतौर पर माना जाता है और कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था और अगर वो राम जन्मभूमि है तो वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। इसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था ये कि वहाँ एक भव्य राम मंदिर का निर्माण संविधान के दायरे में होगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद उस दायरे की बात भी नहीं करती है। आप तो वहां मंदिर बनेगा इसका आंदोलन चलाते रहे हैं। आप एक आंदोलनकारी के तौर पर जब देखते हैं, आपको लगता है कि ये गंभीर है भारतीय जनता पार्टी इस वादे को पूरा करने के प्रति? दूसरा सवाल है कि जो नेता, जो बड़े नेता आज आपराधिक षड्यंत्र में इंप्लीकेट हुए हैं, जिनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए हैं, पार्टी को उनके पीछे पूरा दम लगा के खड़ा होना चाहिए खुलेआम कि हां षड्यंत्र है तो हम इसमें शामिल थे, या नहीं होना चाहिए? जोशी जी, 2 बातों को बड़ा स्पष्ट जवाब है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां पर बने, इसके लिए इस देश में कोई मत भिन्नता नहीं है। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहली बार जो ना मेरे को शहजाद पुणेवाला जी ने एक बहुत अच्छी बात कहते हुए सुना मैंने इनको कि भाई राम तो सर्वत्र व्यापक हैं और भारत की कौन सी जमीन नहीं है जो राम की नहीं है। राम में इन्होंने आस्था भी व्यक्त करी और इनको ये भी पता है कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। जब अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और 30 सितंबर 2010 का जो निर्णय था, उस निर्णय को भी आज 6.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में बेंच तक का गठन नहीं हुआ। जोशी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, कौन नहीं चाहता कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने? अब जब चाहते हैं तो संसदीय कानून के माध्यम से इस मामले का निपटारा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए 30 सितंबर 2010 का जो निर्णय था, उस निर्णय में बड़ा क्रिस्टल क्लियर ये बात थी, आपको पता है सारा, कि भाई वहां पर जो ढांचा था, जिसकी ध्वंस की बात आज हो रही है, वह ढांचा किसी भी तरह से मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं था। और वहां पर जो है, जो जन्मभूमि है, जो गुंबद था, उसके नीचे जो हिस्सा है, वो हिस्सा पूरा जन्मभूमि है और भगवान श्री राम का मंदिर वहां पर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। एक और बात आपको तथ्यात्मक रूप से बता दूं जोशी जी, मैं आपके कैमरामैन को बोलूंगा जरा इसको जूम करके दिखाएं। कुछ पिक्चर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो एएसआई ने उत्खनन के बाद में ये जो है अपने माननीय उच्च न्यायालय के उस पटल पर रखी थी कि देखिए किस तरह से खंबे और किस तरह से गुंबद और किस तरह के जो प्लेटफॉर्म उसमें खुदाई के दौरान मिले। और बड़ा स्पष्ट तौर पर देखिए ये मूर्तियां टूटी हुई मिली हैं इसमें। ये कहां से मिली? ये उसी मलबे का हिस्सा थी और जो खुदाई में मिली थी। अब ये देखिए कितने नक्काशीदार खंबे, ये क्या किसी मस्जिद में हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। इसके अलावा आप देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो अंदर जो है खुदाई में एक भव्य मंदिर के अवशेष मिले। ये एएसआई ने कहा है, ये देखिए, आप विनोद जी आप वहां ले जा रहे हैं। आप इस मामले के तथ्यों पर हम लोगों से फैसला करवाना चाहते हैं, मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। मेरा सवाल यहाँ जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो ये है कि आप जिस पार्टी की आज सरकार है या जो पार्टी इस आंदोलन को चलाती रही है, आपको लगता है कि वो गंभीर है और उसे अपने उन नेताओं के पीछे खड़ा होना चाहिए? क्या अगर मेरी आस्था है किसी चीज में और कल मैं उसके लिए इम्प्लीकेट होता हूं, मुकदमे में जाता हूं, तो क्या वहां जाकर मैं अपनी आस्था से पलट जाऊंगा
वहां जाके कहूंगा कि नहीं मैं इसमें शामिल नहीं था, या मैं नहीं मानता हूं? ये कितना सही है? आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया नहीं, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे विश्व को, पूरे हिंदू समाज को इस बात में पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने और योगी जी ने जो अब तक कहा है वो करके दिखाया है। और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी के बाद में अब योगी जी आ गए तो निश्चित रूप से एक वो जो है ना सोने पे सुहागा हो गया। और योगी जी के बारे में आपको पता है कि वो स्वयं ही नहीं बल्कि उनके गुरु जी महाराज भी राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे, और उनका कमिटमेंट है कि हाँ राम मंदिर बना के रहेंगे हम। तो अब उस बात में कोई शंका सुबह करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना आपको ना मुझे। तो आपको नहीं लगता है कि राजनीति हो रही है? आपके हिसाब से आस्था का सवाल है और ये लोग इसको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बात और ऐड कर दूं मैं आपको, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा क्योंकि अभी हमारे सारे पैनलिस्ट को एक एक कमेंट का मौका नहीं मिल पाया है। संसदीय कानून के माध्यम से हम, मैं अभी लौट के आता हूं बंसल जी, अभी चर्चा आगे बढ़ेगी। फहीम बेग साहब जी, एक सवाल उठता है और यह सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है। देखिए, मस्जिद इस देश में बहुत जगह बहुत सारी हैं। एक उस मस्जिद को लेकर जिस मस्जिद की मिल्कियत भी तय नहीं है कि किसकी थी, और वहां पर हिंदू कह रहे हैं कि हमारे। जोशी जी, आप उसको मस्जिद ना कहें, मस्जिद आप वो ढांचा ही था, उसको ढांचा ही कहें तो ज्यादा ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे क्या कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो इमारत गिराई गई, नहीं फर्क पड़ता है। देखिए, आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार अगर इस तरह से कहेगा तो वो ठीक नहीं होगा। मैं अच्छा, अगर वो मस्जिद नहीं थी बंसल जी तो गिराए क्यों गया? मुसलमानों को इंसान ना कहें जी, आलोक जी, अगर इन लोगों की मानसिकता है, ये कल को कहेंगे कि इंसान, मुसलमानों को इंसान भी ना कहें। नहीं, मैं उस पे नहीं जाऊं। मैं फहीम बेग जी इस पे आ रहा हूं। नहीं करोगे तो निश्चित रूप से मुसलमानों को इंसान नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से इंसानियत के दुश्मन मुसलमान बन रहे हैं, तो उनको तो इंसान नहीं कह सकते। नहीं बंसल जी, फिर आप तो दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बातचीत। वहां रहने दीजिए। क्या कहा जाएगा बंसल जी? नहीं, मैं नहीं ले जा रहा, इन्होंने कहा। ये जो बोल रहे हैं अगर ये कहते हैं कि मुसलमान इंसानियत का दुश्मन है, जो आप बोल रहे हैं इंसानियत की बात है, रावण को पूजने वाले इंसानियत के दुश्मन है, वो तो राम का नाम लेकर किस तरह से लोगों को बैन करते हैं। फहीम बेग देखिए ना, फहीम बेग जी, मैं आपसे एक सवाल ये बंसल, ये कटारिया, ये सिंह। फहीम बेग जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ये एक सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है कि ये एक आस्था का सवाल है, इससे अदालत से बाहर क्या इसका फैसला हो सकता है? क्या वो मस्जिद, उस तरह की मस्जिद किसी और जगह बन सकती है या नहीं बन सकती है? अगर हिंदू कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा आस्था का स्थल ये है, यहाँ पर आप मस्जिद हटाकर यहाँ हमें मंदिर बनाने दीजिए, क्या ये चीज बातचीत से तय हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए, सबसे पहला लोग जी, मैं इस बात को साफ कर दूं कि मंदिर और मस्जिद का जो आस्था का मामला है, अगर इसको हम दूसरी तरफ देखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये 25 साल का आडंबर क्यों, और ये इतनी बड़ा तामझाम क्यों, ये कोर्ट कचहरी क्यों? अगर ये तमाम चीज़ें यही डिस्कस करनी है तो मैं समझता हूँ फिर इस अदालत का कोई मायने नहीं रह जाते। और आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ये दुकानदार हैं, चंद दुकानदार हैं जो इस दुकान को चलाने के लिए पिछले 25 वर्षों से पहले से दुकानें चला रहे हैं। 2-3 सीटों वाली पार्टी आज सत्ता में आकर तीसरी बार सरकार चला रही है। विनोद जी, एक बार बात खत्म कर, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, खत्म करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। भाषा ठीक रखो ना जी। मैं जब आप बोल रहे थे बोलना चाह रहा था, लेकिन आपकी भाषा बड़ी ठीक नहीं है। अरे भाषा, अच्छा आप जी फहीम बेग, सुन लीजिए पहले भाषा, आपको भाषा में पर इन्हीं को बैठा दीजिए विनोद जी को। सुनिए, जब हम बुरहान वानी को, मूसा को, बासित को इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मानते हैं तो मैं समझता हूँ उमा भारती को, मुरली मनोहर जोशी को, अडवाणी को भी हमें मानना होगा, क्योंकि इन्होंने भी एक धर्म का नाम लेकर लोगों का कैसी बात कर रहे हो यार? शर्म आनी चाहिए, कराए हैं लोगों को, शर्म आनी चाहिए उनके लिए, और एक धार्मिक स्थल को गिराया है। देश की गरिमा की रक्षा के लिए लड़े हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर वो मूसा, बुरहान वानी, बासित और JKLF, लश्कर तैयबा अगर इस कटघरे में खड़े होते हैं तो मेरे हिसाब से लाल कृष्ण अडवाणी, उमा भारती, संजय कटियार, इन सबको भी उस लाइन में खड़ा करना चाहिए। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। नहीं, अरे मैं बहुत सही रास्ते पे चल रहा हूँ। मैंने वही उंगली लगाई है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये सुनिए, बड़े आदर और सत्कार की बात करने वालों,
किस तरीके से संघार कराया है मुसलमानों का, ये इनकी मानसिकता मस्जिद है। तोड़ने के बाद किस तरीके से और मस्जिदें तोड़ी गई, किस तरह से माँ के पेट काट के बच्चे बाहर निकाले गए, मंदिर तोड़े गए, मस्जिद नहीं तोड़ी गई। आती। और आज भी आप लोगों के लोग तैयार हैं मुसलमानों का गला काटने के लिए। अरे आज भी गाय के नाम पर, आज भी लव जिहाद के नाम पर, आज भी मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर। नहीं, ये बातचीत फहीम बेग साहब, ये बातचीत कहीं और जा रही है, ये बातचीत कहीं और जा रही है। प्लीज आप मुझे ये बातचीत वापस लाने दीजिए पटरी पे। थोड़ा सा आप लोगों का ऑडियो कंट्रोल करना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी पर इस बारे में आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कटघरे में हैं, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, आपराधिक कॉन्स्पिरेसी के चार्ज हैं, लेकिन इसमें आपकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भूमिका भी संदेह के परे नहीं है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। 1992 में मैं लखनऊ में पत्रकार था, शरद प्रधान फील्ड पे थे, आप इनसे पूछ सकते हैं। ऐसा पूरे तौर पर संभव था कि केंद्र सरकार चाहती तो इस घटना को होने से रोक सकती थी। ये और बात है कि मुकदमे में केंद्र सरकार को इस मामले में अकम्प्लिस नहीं माना जा रहा है। इस वक्त कटघरे में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उनकी पार्टी के लोग खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस अंदाज में इस मामले को हैंडल किया है, जिस तरह से ताला खुलवाया गया, उसके बाद वहां पूजा करवाई गई, उसके बाद माहौल को इतना गर्म होने दिया गया, जिसका कल्मिनेशन दिसंबर 1992 में उस ढांचे के गिराए जाने के साथ हुआ, जिसे कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, कुछ लोग ढांचा कहते हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार कैसे नहीं है? और उसके बाद भी पिछले 25 साल में 9 साल मैंने अभी बताया भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है या एनडीए का शासन रहा है, बाकी 16 साल कांग्रेस सत्ता में रही है, अकेले या किसी के साथ। इस आपराधिक जांच की प्रक्रिया, इस मुकदमे की प्रक्रिया तेजी से आगे नहीं बढ़ी, इसमें आपकी भागीदारी है, इससे आप कैसे इनकार करेंगे? देखिए आलोक जी, मैं समझता हूं कि कौन कौन इसके अंदर भागीदार होंगे, कौन कौन नहीं होंगे, किसके ऊपर केस चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, ये न्यायालय तय करता है। और आपने स्वयं कहा कि 25 साल में से 9 साल जो है वो भाजपा की सरकार रही, 6 साल पहले अटल जी की सरकार रही और उसके बाद 3 साल अब मोदी साहब की सरकार रही है। तो इन्होंने जो भी उसके अंदर दोषी थे, नहीं थे, वो तमाम जो सीबीआई के वहाँ पर वकील और अधिकारी काम कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं उसमें नाम ऐड किया? ये न्यायिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी अगर कहीं पर इसमें दोषी थी तो उसको वहां पर दोषी माना जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं न्यायालय की प्रक्रियाओं का सम्मान होना चाहिए। जहां तक बात आती है कि बहुत लंबा समय लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, 25 वर्ष का बहुत लंबा समय है, लेकिन पहले लोअर कोर्ट में चला और 2010 में, आज से 7 वर्ष पहले हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दिया। लेकिन हमारी न्यायिक प्रक्रिया इस तरह की है, आप अपर कोर्ट में जा सकते हैं। 2010 में ही अपर कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ही 8 दिसंबर को एक निर्णय दिया कि इसका डे टू डे बेसिस पर इसके अंदर ये जो प्रक्रिया है, ये न्यायिक प्रक्रिया, ये चलनी चाहिए। लेकिन जानकर हैरत होगी कि 2013 के बाद अभी तक 185 बार 185 टाइम्स सीबीआई ने अर्जेंटमेंट मांगा है। सीबीआई किसके अंडर है? गृह मंत्रालय के अंदर। गृह मंत्रालय किसका है? भाजपा का। मैं समझता हूं कांग्रेस को जबरदस्ती कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। जहां तक बात अब आती है कि भाई इसमें ये लोग सीरियस हैं कि नहीं है, 3 रास्ते और 4 रास्तों की जो बात होती है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। आज उनका न्यायालय के अंदर कोई बयान था और बाहर कोई बयान था। अंदर जाकर वो छाती पीटते हैं और बाहर आकर छाती ठोकते हैं। जी आलोक शर्मा जी। संजय सिंह जी, आपने सारी बातें सुन ली, सभी पक्ष आप सुन चुके हैं। आपके हिसाब से इसमें राजनीति का कितना हाथ है और वो राजनीति हमें किस तरफ ले जा रही है? देखिए आलोक जी, इसके बड़े इंटरेस्टिंग पहलू, लीगैलिटी तो कोर्ट में डिसाइड होगी, लेकिन उसका जो राजनीतिक फॉलोआउट है या जो राजनीतिक आपने उसकी बात करी, देखिए ये मसला जिस समय एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, एल.के. जोशी एचआरडी मिनिस्टर बने और उमा भारती उस समय भी वो मंत्री थी वाजपेयी सरकार में। वो जिस समय में मंत्री बने उस समय भी उनके ऊपर चार्जेस थे, ऐसा नहीं है कि ये चार्जेस नहीं थे। बाबरी के चार्ज उस समय भी उनके ऊपर थे। जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए उस दौरान वो चार्जेस रायबरेली से खारिज हुए। जब
वो हाई कोर्ट से उनके खिलाफ ये चार्जेस खारिज हुए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह सरकार एसएलपी वो दाखिल करती सुप्रीम कोर्ट में 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 कोई भी उस मसले पे आगे नहीं बढ़ता है। 2017 में आकर के, अप्रैल में आकर के वो मसला आगे बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट वापस क्लॉक को 1992 पे वापस लेकर के चली आती है। इसके जो राजनीतिक पहलू हैं, देखिए ये बीजेपी के लिए पहला इंप्लीकेशन ये है कि जब 3 साल मोदी सरकार अपने कंप्लीशन के मना रही है, जश्न मना रही है, उस समय उसके ऐसे नेता जो 2 से, जिसका जिक्र अभी किसी पैनलिस्ट ने किया, 2 से 84 पे, 119 पे और 187 पे आती है और 182 पे आती है। जब वो सरकार बनाते हैं 96 में, 98 में, 99 में, उसके जो रचयिता थे लालकृष्ण आडवाणी, उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और बाकी चीजें चार्ज लगते हैं। तो ये एक बड़ा ही डबल एज सॉर्ड है बीजेपी के लिए। अगर ये 2 साल में सचमुच पूरा होता है लोअर कोर्ट का प्रोसीडिंग, सीबीआई कोर्ट का प्रोसीडिंग, तो इसका नतीजा जो आएगा वो अप्रैल 2019 में आएगा, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ये किसी के भी, कोई भी इस पे गेस कर सकता है, वो मैं किसी के उस पे छोड़ता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो मतलब इसके कई इंटर पार्टी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बाहर के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बाकी पार्टियों का क्या योगदान है। एक चीज तय है कि योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जा रहे हैं। सेंटर से भले ही कोई सामने ना आया हो, एल.के. आडवाणी या जोशी या उमा भारती के पक्ष में, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री गए उनको मिलने और कल वो अयोध्या जा रहे हैं। बाकी कंक्लूजन आप व्यूअर पे छोड़ देता हूं मैं कि इसको वो किस तरह से कंक्लूड करते हैं। जी, संजय सिंह ने जो कहा, इसके बाद सैयद जफर इस्लाम, आपने कुछ देर पहले बातचीत में कहा कि मामला कोर्ट में है, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम कोर्ट की बात सुने या आपसी सहमति से मामला सुलझा लें। ये मामला कोर्ट में 6 दिसंबर 1992 के बाद से नहीं है। ये मामला उससे पहले वर्षों से कोर्ट में चल रहा था। कितने साल मामला चला है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि दोनों पक्ष के जो पक्षकार हैं वो ओरिजिनल पक्षकार अब जिंदा नहीं रहे। उस वक्त 1992 में क्या कोर्ट नहीं था? आपकी पार्टी के नेता मौके पर मौजूद थे, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। उस आंदोलन को आप समर्थन दे रहे थे, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट की बात आज क्यों आ रही है? और कोर्ट की बात आ रही है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि इस मामले का हल निकालने की कोशिश की जाए, उस कोशिश में आप लोग कहां बढ़े हैं? कोई पहल हुई है किसी तरफ से, या जैसा अभी संजय सिंह ने जो टाइमलाइन बताई 2019 के चुनाव के ठीक पहले एक फैसला आएगा, उसका इंतजार हो रहा है? देखिए आलोक जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का गाइडेंस दिया या ऐसा सजेशन दिया कि दोनों पार्टियां जो है आपसी मतभेद जो है उसको ख़त्म करके ऐसा सुलझा लें इस मसले को, कोर्ट के बाहर, अदालत के बाहर इसका सुलझा ले तो बेहतर होगा, इसलिए कि आस्था से जुड़ी हुई बात है। और इसका हमारी पार्टी ने बिल्कुल वेलकम किया इस पूरे चीज़ का। और हम ये बिल्कुल इस साफगोई से कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हर लोग जो चाहते हैं इसका समाधान निकालना, उससे बात करें। और हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, हम बात भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी हो रही है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ संगठन, इस मंदिर से आप यहाँ तक आए हैं, ये मंदिर ही आपके लिए विध्वंस साबित होगा। अरे भाई पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। क्या लेके डूबेगा, क्या लेके डूब रहा है, वो सब दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश में हर जगह चप्पा चप्पा अपनी जगह बना रही है और कांग्रेस और बाकी पार्टियां की छुट्टी हो रही है। इसकी वजह यह है कि हम नहीं ये कांड की हंडिया बार-बार नहीं चढ़ेगी। आ रहा है हमारा समय, देश बार-बार नहीं चढ़ेगी। देश में से भारतीय जनता पार्टी का बार-बार लोगों का बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। खत्म कर ले, मैं आपको मौका देता हूं। आप दे नहीं रहे हैं, किसान मर रहे हैं। मैं आपको मौका दे रहा हूं बेग साहब, आप जफर इस्लाम को बात पूरी कर लेने दें। आपको ये मैं बताना चाहता हूं। जी जफर साहब, आप बात करने की, आप डिस्ट्रैक्शन में न जाएं, अपनी बात पूरी करें। नहीं, देश को कितना बहकाओगे? आप मुझे कहने दीजिए, आप पहले कह लिए, फिर मैं बाद में कहता हूँ। ये कार्ड की हंडिया बहुत करने से अच्छा है कि आप पहले कह ली। अरे आप पहले बीच में इंटरप्ट करने से पहले बोल दीजिए। आप ये सब कुछ अब चलने वाला नहीं है। अच्छा फहीम बेग साहब, आपको क्या लग रहा है? क्या नहीं चलने वाला है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो आपके कानों में आवाज जा रही है, जो मैं कह रहा हूँ, नहीं बना सकते। मुस्लिम संगठन है और आप जैसे लोग नहीं, आप जैसे लोग ये 2 सीटों वाली पार्टी जो आज 3 बार समाज तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब पता लगने वाला है। जिनको कोई
जिनकी कोई 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 समाज जरा तोड़ने के सा लिए भी, पार्टी इस बाबरी पार्टी के मस्जिद जितने वाले भी इश्यू में जरा सा भी अपराधी है, दिलचस्पी नहीं है। इन वो सब लोग को अब सामने बढ़ के इन सब को अब वक्त आ गया है, समय आ गया चाहते है हैं कि अब इनको सजा दी जाए, सुलझाने के और बजाय ये सजा आप इस इस मसले देश को की खराब करना 130 चाहते करोड़ हैं। जनता अपने देगी। अपने आप को रेलेवेंट बताने के लिए ये सब भाषण मत दीजिए। ये सब भाषण, आपके भाषण का कोई वैल्यू नहीं है। सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूं, ये कांट की मैं हड्डियां जानता हूं बार-बार जिन लोग- चढ़ा करना, जिस तरह जनता को नहीं, जिन बेवकूफ लोग- बनाकर इस जिन- देश जो का लोग अनुकरण कर रखा है, कम्युनिटी ये के दिन माने रखते लदने हैं, वाले वो हैं। लोग चाहते हैं कि इसका समाधान निकले। लेकिन आप जैसे लोग जो चाहते ही नहीं है, आप चाहते हैं कि कम्युनिटी जो है, आप जैसे लोग, आप कम्युनिटी जो है आप जैसे लोग, इसमें आपका जी शहजाद एक मिनट, मैं इनकी बात जरा, आप जैसे लोग जो चाटुकारिता करते हुए इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करते सुन हैं। लीजिए जी फ़हीम बेग साहब, आप बात नहीं करने दे रहे हैं दूसरे को, मुझे समस्या हो रही है और आप अपनी बात भी नहीं कह रहे हैं। मैं आपसे, चलिए किसी तरह से जफर साहब 1 मिनट दें, मैं इनकी बात पूरी करवा दूं। फ़हीम बेग साहब, आपके हिसाब से एक आपका कहना है और वो सही कहना है कि कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए, कानून का इकबाल होना चाहिए, जिसका अपराध साबित हो उसको सजा मिलनी चाहिए, और ये एक आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा है, चार्जेस फ्रेम हो। चाहता हूँ, ये इस्लामिक इत्तेहाद है या इस्लामिक स्टेट है? नहीं बंसल जी, प्लीज बंसल जी, ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं बंसल जी, उस तरह से तो ऐसा लग रहा है ये इस्लामिक इत्तेहाद बंसल जी, अगर आपको और फ़हीम बेग को मैं भी बता दूं, आरएसएस है, ये कौन है? ये गौडसे के वंशज हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये वो लोग हैं जो बैठ के आज बात कर रहे हैं। अरे भैया, हम किसके वंशज हैं हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई इस्लामिक स्टेट से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है फ़हीम साहब। पता है ये सब साहब, आप कम से कम इस भारत की भरत भूमि का प्यार करना सीखिए। की जरूरत ऐसे इस्लामिक स्टेट, आप इस्लामिक स्टेट की हत्यारों भाषा की मत जरूरत बोलिए। नहीं है, आप जिन्होंने मेरे महात्मा गांधी को सरेआम बदल चुके, आपके चेहरे पता है आपको, महात्मा गांधी को जो देश को मिलाना चाहता था, जो प्रेम का संदेश देना चाहता था, बंसल साहब, नाम बदल चुके हैं आप जैसे हत्यारे नहीं, इस्लामिक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप बर्थडे मनाते हैं, आप इस्लामिक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो क्या? अच्छा आप लोग, मैं माफ कीजिए लेकिन मुझे मैं इस तरह से डिबेट डिरेल हो रही है और हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जो हमें बात करनी है। प्लीज आप दोनों से मेरा आग्रह है कि मुझे मौका दें। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं, हाथ उठा रहे हैं। शहजाद, उम्मीद है कि आप इस विवाद को आगे न बढ़ाते हुए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे। जी, मैं आपसे बड़े आदरपूर्वक पूछना चाहता हूँ, जफर साहब बार बार कम्युनिटी का हवाला दे रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों वो भारतीय होने के नाते नहीं सोच रहे, मुसलमान होने के नाते सोच रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बड़े अदब से कि अगर ये जो मसला है, लीबरहैन कमीशन रिपोर्ट ने भी आडवाणी जी, जोशी जी के किरदार पे काफ़ी कुछ कहा है कि उनका क्या रोल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के तहत लखनऊ कोर्ट ने तय कर दिया कि आपराधिक षड्यंत्र था। ये कह रहे आपसी ये हो जाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना चाहिए। तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ के हिस्से में ये भी तो बात आएगी ना कि जो दंगे हुए, जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई, जो लोग इसमें शामिल थे, उनको सजा दिलाने का काम सरकार करेगी, तभी तो दोनों हाथ से ताली बजेगी ना। तो उस पर तो हमारे जफर साहब कुछ नहीं कह रहे कि नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, कॉम्प्रोमाइज अगर करवाना है 16 बार, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए जफर भाई। 16 बार कॉम्प्रोमाइज फेल इसलिए हुआ क्योंकि जो इंसाफ की जो एक ये थी, पहल थी, वो 25 सालों में बढ़ी नहीं, आज बढ़ रही है। तो आप हमें इंसाफ दिलाने के लिए ये यकीन दिला दो कि उमा भारती और कल्याण सिंह पे ट्रायल फेयरली चलेगा, उमा भारती को हटाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी हमें धमकी देते हैं कि पार्लियामेंट में कानून लाएंगे। मुझे बताइए साहब, ऐसा भी वक्त रहा है जब यूपी में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, तो पार्लियामेंट में कानून लाना था, तब भी उनके पास मौका था। जफर साहब पार्लियामेंट के कानून की बात नहीं कर रहे, तो जफर साहब अगर सुब्रमण्यम स्वामी पार्लियामेंट की कानून की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ है या वो गलत कह रहे हैं और आप उसको कंडेम करते हैं क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट की अवहेलना है? अगर ऐसी बात करते हैं उसको कंडेम कीजिए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, निर्मोही अखाड़ा जो एक पक्षकार है और जो दूसरा पक्ष था सुन्नी वक्फ बोर्ड, इसके अलावा दोनों पक्ष के अलावा कोई नहीं है। निर्मोही अखाड़ा ने 2011 में स्टेटमेंट देकर जारी किया था कि वीएचपी के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ दंगे भड़काते हैं और इसमें शामिल हो जाते हैं, और राम जन्मभूमि के नाम पे जो सोने की ईंटें इन्होंने इकट्ठा की उसका हिसाब नहीं है। ये निर्मोही अखाड़ा का टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मैं आपको कांग्रेस की बात छोड़िए, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। दिखाने की जरूरत नहीं, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे।
अरे भाई करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का। आलोक जी, मैं रमजान का महीना है, मैं झूठ नहीं बोलता। ये देखिए, फोकस कीजिए जी, मैं इस पे राम मंदिर के लिए हिसाब मांग रही देखिए है। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, हर चीज पे आप अगर गुस्से में जवाब देने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, बात नहीं चल पाएगी। आपका तो व्यू बिल्कुल साफ है, मैं इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि आपका राम मंदिर को लेकर क्या विचार है, आप इस आंदोलन को कहां ले जाना चाहते हैं। जफर इस्लाम, मेरे 2 सवालों के पहले जवाब अगर आप इनका जवाब दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, इन्होंने कुछ बातें उठाई, मैं एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये इस बात को कैसे तस्लीम कर रहे हैं। कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किया है, ये तो गिल्टी ही मान लिया इन्होंने। ये कौन सा कानून है भाई? कभी जजमेंट आया नहीं है, वर्डिक्ट आया नहीं है, और इन्होंने तालियां बजाना शुरू किया, डंके बजाना शुरू कर दिया। एफआईआर पे इस्तीफा मांगते थे आप? कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है और उसके बाद इसकी ट्रायल प्रोसेस है, प्रोसीडिंग चलेगी, और जो फैसला आएगा उस पर टिप्पणी करिए तो समझ में आएगा। आज ही आप अपने आप को आपने जजमेंट सुना दिया, तो मनमोहन सिंह को भ्रष्ट कैसे कह दिया आपने? रॉबर्ट वाड्रा को भ्रष्ट कैसे कह दिया था आपने? उनके खिलाफ तो चार्ज भी नहीं है, जजमेंट उनके खिलाफ तो चार्ज भी नहीं था, तो आप कहिए माफी मांगे आप एक मनमोहन सिंह को भ्रष्ट कहने के लिए। बहुत सिविलाइज सिटीजन बनने का नहीं, मनमोहन सिंह को नाटक कर रहे हैं आप। ये बताइए किस बेसिस पे आपने कि मनमोहन सिंह पे कौन सा चार्ज है? जजमेंट आएगा 2 साल बाद। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई डेली इस पे सुनवाई हो, तो मनमोहन सिंह सोनिया गांधी को भ्रष्ट कैसे कहते हो? प्रोसेस पूरा खत्म होने के बाद इस पे जजमेंट आएगा। तो ट्रायल के बावजूद आप आज ही जजमेंट सुना रहे। कांग्रेस इस पूरे आपने भ्रष्टाचार का जजमेंट। अच्छा, इस पे एक चीज मैं कह दूं, इस पे शहजाद मैं एक चीज कह दूं, जो मर्जी आके बोल रहे हैं। जफर, मैं एक बात बोलता हूं आपको, ये बात मान लीजिए, ये आज की राजनीति में एक वक्त था जब राजनीति में ऐसा होता था कि एक आरोप लगे तो लोग मंत्री पद से इस्तीफा दे देते थे। आज की राजनीति में ऐसा नहीं होता है। आज की राजनीति में कन्विक्शन तक इंतजार किया जाता है। ये तो अब सच्चाई है, आप सबको मान लेनी चाहिए, और सब पार्टियां एक तरह से व्यवहार करती हैं कि जब कन्विक्शन हो जाएगा उसके बाद हम मानेंगे कि हमें कुर्सी छोड़नी है। इस हिस्से को किनारे रखें, अगले सवाल का जवाब दीजिए। मॉरल ड्यूटी कुछ नहीं है। मॉरल ड्यूटी जैसी तो बात खत्म हो गई है। वो जमाने गए जब एक थोड़ा सा दाग लगने पे लोग इस्तीफा देते थे। हालांकि यहाँ राम जन्मभूमि की बात हो रही है, लेकिन वो राम का जमाना नहीं रहा जो किसी के आरोप लगाने पर अपनी पत्नी को छोड़ देते थे। इसलिए वो किस्सा छोड़ दें। बाकी 2 सवाल जो इन्होंने उठाए हैं उन पर आप जवाब दें जफर, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पार्टी के एक लीडर सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो कहा है, देखिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे मसले पे कही है, और उनकी वजह से ही जिस पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं उनके 2 लीडर भी आज बेल पे बाहर है। तो अब उन्होंने जो बात कही है वो पार्टी का लाइन नहीं, पार्टी की जो बात है, पार्टी के लीडरशिप ने, पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इस और मैनिफेस्टो भी कहता है कि इसका 2 ही विकल्प है इसमें, या तो कोर्ट का फैसला हो या फिर हमारे आपसी। तो आप पार्लियामेंट में कानून कभी नहीं लाएंगे ना? हम दोनों के लिए तैयार हैं। हम इस कोशिश में जरूर हैं कि आपसी समझाव से, डिस्कशन से इसका कोई समाधान निकले, और इसको हम इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वीएचपी वाले तो सोच रहे कि आप पार्लियामेंट में कानून लाएंगे। अगर और ऐसे भी कोई समाधान हो जिससे इसका सोल्यूशन निकले, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो भी कहा, मैं उस चीज के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि उनका निजी बयान है। जो हम तो पार्टी के स्पोक्स। जी जफर इस्लाम साहब, एक सवाल इसलिए उठ रहा है, और इसलिए ये आपको भी, आप इस बात को मानेंगे जो मैं कह रहा हूं कि ये पहला एक पुराना प्रेसिडेंट है जिसकी वजह से ये डर इस देश में बहुत से लोगों को है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून ले आया जाता है, खास तौर पर तब जब वो धार्मिक आस्था का सवाल उससे जुड़ जाता है। तो एक पुराना डर है, पुराना इतिहास है, एक नज़ीर है। शाहबानो मामले में ऐसा हुआ था, आपको याद होगा। तो इसलिए शायद लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये पार्टी इस तरह का कोई काम तो नहीं करने जा रही है। लेकिन अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा या एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन के खड़ा होगा। देखते रहिए आवाज अड्डा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या मामले पर जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हुए हैं, और हमारा ट्विटर पर सवाल है आपसे, क्या बीजेपी अयोध्या मसला सुलझाने के लिए गंभीर है? आप इसका जवाब @CNBC_आवाज हमारे ट्विटर हैंडल पर या 51818 पर SMS करके दे सकते हैं। आलोक शर्मा जी, ये सवाल, ये गेंद बार बार कांग्रेस के पाले में जाएगी, ये मजबूरी है। आपकी नज़र में आज कांग्रेस पार्टी के पास क्या सॉल्यूशन है? एक सवाल आप उठाएंगे, सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं उठाएंगे कि जो नेता इसमें इम्प्लिकेट हो रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो इस्तीफा दें या उनके खिलाफ कार्रवाई हो, फेयर ट्रायल की कोशिश दिखाई जाए। लेकिन एक दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि कोर्ट से बाहर इस मसले का हल करने की कोशिश हो। जिन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें सज़ा मिले, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या इस मसले का कोई हल होता दिखता है? और अगर होता है तो उसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? आलोक जी, आपके प्रश्न के 2-3 हिस्से हैं। सबसे पहला आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के ऊपर भी इस तरह के प्रश्न वहां पर खड़े हो रहे हैं। मैं समझता हूं पूरी तरह से आज अगर जो भी अवस्थाएं वहां पर हैं, उसके लिए अगर कोई भी दोषी है तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम इस तरह की संस्थाएं जो थी, जिन्होंने पूरा ये माहौल बिगाड़ा। जहां तक बात है कि आप आपसी सहमति की जो बात कर रहे हैं, वो आपसी सहमति की बात उस केस में नहीं आई है जो मूल केस चल रहा है। आपसी सहमति के लिए 5-6 बार पहले भी प्रयास किया जा चुका है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ है। और जहां तक अभी शहजाद ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और तमाम ऐसे जो संगठन जो इस मुद्दे के अंदर रायता फैलाते हैं वो दूर रहें, ये सच बात है। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी साहब को भी बहुत अच्छी तरह से एक सीख दी थी कि आप इस मुद्दे से दूर रहिए, हम आपको यहां पर इन्वॉल्व नहीं करने देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर आपसी सहमति भी है तो जो 2 मूल पक्षधर हैं, जो 2 मूल पक्षकार हैं, जिसको पेटिशनर कहा जाता है, अगर वो बैठकर कोई भी सहमति निकालते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। लेकिन बार बार सुब्रमण्यम स्वामी, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना आलोक जी, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आस्था का प्रश्न है, हम चाहते हैं इसका फैसला बाहर हो जाए तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं कहा है कि हम फैसला नहीं सुनाएंगे। सर, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके तरफ 4 बार, 5 बार, 6 बार पहले भी प्रयास हो चुका है, उसका रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन जो बार बार कह रहे हैं कि आपसी सहमति नहीं, साहब मीटिंग्स हुई हैं, कई दिन तक मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद वो एडजर्न हो गई हैं बिना किसी रिजल्ट के। आपसी सहमति की बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कर रहे थे कि साहब हम बहुत उसकी तरफ प्रयास कर रहे हैं। भाई, आपने आपसी सहमति के लिए कोई भी एक कदम अगर उठाया हो केंद्र सरकार ने तो बता दीजिए। नहीं, तो आपके कहने का अर्थ है कि आपसी सहमति के प्रयास पहले फेल हो चुके हैं और अब भी उनसे कुछ खास निकलने वाला नहीं है, ऐसी उम्मीद लगती है। विनोद बंसल जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शरद प्रधान के पास जाना चाहता हूँ। शरद आलोक जी, उसका कारण है जी। आलोक जी, आप समय थोड़ा, जब एक कार्यक्रम खत्म होने की ओर है। नहीं साहब, मुझे संक्षेप में आप एक बार आएंगे, संक्षेप में खत्म कर दें। चलिए आप संक्षेप में खत्म। आलोक जी पूरे 1 घंटे से बैठा हुआ हूं मैं। नहीं, मेरी आपसे पहले बात हुई है, आप पहली बार नहीं बोल रहे हैं। संक्षेप में खत्म कर दें, यही आग्रह कर रहे हैं। बार बोल रहे हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर इस तरह कहा जाता है कि वहां पर राम मंदिर की जगह मस्जिद की कोई बात आती है, तो क्या विश्व हिंदू परिषद और तमाम लोग मान जाएंगे? इनके लीडर्स को कह रहे हैं फिर संसद में कानून ले आएंगे। देखा कांग्रेस की सोच कैसी है, यही चाहते हैं। नहीं, ये बात तो अभी हुई। और क्या है? लोग आके आपने उल्टी बात क्यों नहीं कही है? पूरी तरह से आप लोग डिरेल करते हैं हमेशा। उल्टी बात नहीं कर रहा मैं, सीधी बात कर रहा हूं। इसी बात को आपने विश्व हिंदू परिषद और तमाम लोग ये कहते हैं। ढंग से क्या पूछा? अरे साहब, आप लोग देखिए, मैं उल्टा सीधे की बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। यही कांग्रेस है, जलीकट्टू पे तो ऑर्डिनेंस ले आते हैं और यहाँ पर आस्था की बात करते हैं और यहाँ पर आप यही अरे साहब, आप तो अभी 3 महीने पहले जलीकट्टू पे लेके आए हैं। नहीं, प्रश्न वही है, ये आप लोग बात वहां ले आए हैं और सही, ये एकदम नुक्ते पे बात आ गई है। मसला यही है कि सुप्रीम कोर्ट को डर भी इसी बात का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला इतनी गहरी आस्था से जुड़ा है कि हम अगर कोई फैसला सुना देंगे, उसके बाद उस फैसले को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये सवाल है। फहीम बेग भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा, उसके बाद वो फैसला लागू कैसे होगा, क्या वो फैसला लागू हो जाएगा, इसका भरोसा है? फहीम बेग साहब। जोशी जी
जी बंसल जी बोलिए आप। लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक बात बता दूं, देखिए प्लीज। अच्छा चलिए, फहीम बेग बोल रहे हैं, इनको खत्म कर लेने दें। मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा। देखिए पूरी कम्युनिटी, सुनिए, पूरी कम्युनिटी, मुसलमान और इस देश के नागरिक इस बात पे आस्था रखते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, या सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इशारे दे रहा है, या जिस तरह का भी फैसला आएगा, तो इस देश के, हिंदुस्तान के वो तमाम मुसलमान नागरिक उस फैसले को मानने वाले हैं। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं। दूसरी बात, जब बात होती है आपसी समझौता की, तो आपने अभी चर्चा में देखा कि किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के और भाजपा के लोगों के तेवर किस तरह से धमकाकर या डराकर आपसी सहमति करना चाहते हैं। ये वो पक्ष है जो अब तक आया है, जितने भी 16 बार, जितनी बार भी टेबल पे टॉक हुआ है, क्योंकि जब बात आपसी रजामंदी की आती है तो दोनों पक्षों की जज्बातों का ख्याल रखा जाता है। मगर अफसोस इस मामले में सिवाय डराने के, धमकाने के, मुसलमानों को जिस प्रकार से परेशान करके फैसला लेना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये कभी भी संभव नहीं होगा। इसका एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर इस फैसले को लेना होगा, और जो साक्ष्य हैं वहां पर, जो सबूत हैं, जितने भी गवाह हैं, जितने भी एविडेंस हैं, या जितना भी वो पूरा निकल कर आएगा, मैं समझता हूं वो सुप्रीम कोर्ट को अपने ही हाथों में ये लेना होगा। अगर इन राजनीतिक दलों को ये सब दिया गया तो फिर ये बवाल करेंगे, और इस देश में जिस तरह से लोगों को काटा गया, मारा गया, फिर उस दोबारा से ये शुरुआत करेंगे। जी, आपका मानना है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट को सुनाना चाहिए, ये जो सुझाव है कि फैसला बाहर हो सकता है वो ठीक नहीं है। विनोद बंसल जी, ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। नहीं मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इनकी नियत नहीं है। करूंगा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर। मैं आ रहा हूं जफर आपके पास, विनोद बंसल जी, क्योंकि काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, इनके बोलने के बाद मैं आपके पास आता हूं। देखिए जोशी जी, मैं कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि भाई आखिरकार कौन नहीं बनाना, कैसे नहीं हो रहा। देखिए 1993 में जब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने एक प्रश्न तत्कालीन सरकार से पूछा था कि क्या ये जो मुद्दा है, अरे सुनिए तो सही आलोक जी, देखिए अरे सुनने, आलोक जी सुनने दीजिए उनको, उनकी बात पूरी होने दीजिए। सुनने का मादा नहीं है आलोक जी, आलोक जी, अरे आलोक जी को सुनने का ही मादा रखिए। अरे आलोक जी बोलने दीजिए। सजा नहीं कर सकती है विश्व हिंदू परिषद देखिए रामद्रोह की सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। आपने वादा किया था कि नहीं किया था, अगर ये प्रूव हो जाता है ड्रामा कर करके आप लोगों ने आलोक जी पूरी तरह से विभाजित कर दिया। 6.5 साल में आप लोग बेंच नहीं बना पाए। मोदी साहब के घर के बाहर धरना क्यों नहीं देते आप लोग जाकर? 2010 को जो निर्णय आता है, फिर वही बेकार की बात, 4:30, 4 बजे, 6 बजे। अरे भाई 3 साल से तो राम भक्तों की सरकार है, वो राम भक्तों की सरकार क्या कर रही है बैठी हुई वहाँ पर? देखिए परिषद के पीछे में खंजर घोंप रही है। नरभक्षियों का समर्थन करने वाली नरभक्षक और पता नहीं कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आलोक जी, मुझे बीच में इसलिए बोलना पड़ा कि एक व्यक्ति ने पूरी डिबेट को आज आलोक जी रामद्रोह की सजा तो भुगत ही रहे थे। नहीं, हमें बताइए 6.5 साल से अभी तक बैंक नहीं, ये आप दोनों देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन आप दोनों लोग बहस को डिरेल कर रहे हैं। इस तरह की चर्चा का कोई लाभ नहीं है, इससे क्या फायदा होने वाला है? ये डिबेट से बिल्कुल भाई थोड़ा सा ऑडियो कंट्रोल करें। मैं शरद प्रधान के पास चलूंगा। शरद जी, 4 प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठ के हो जाए। शरद जी, मुझे इसके बाद जफर इस्लाम को मौका देना है। आपके पास एक संक्षिप्त टिप्पणी। बोलिए जी शरद। हाँ जी शरद, आप मेरा मानना ये, जहां तक इसका सवाल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए प्रैक्टिकल नहीं दिखती है क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों साइड के, हिंदू और मुसलमानों के, और जो पिटिशनर्स हैं, दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता है। क्योंकि जब वो पिटिशनर्स की बात आती है तो दोनों तरफ से हो जाता है कि ये हमारे कहां से नुमाइंदे हो गए। दोनों तरफ, हिंदू और मुसलमान दोनों यही कहते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझता है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समझता है वो मुसलमानों का ठेकेदार है। तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं है, खारिज हो गया था, खुद ही फैसला करना चाहिए। ये पक्की बात है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला होगा तो मुस्लिम्स इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। सर जी, आप मानते हैं कि नहीं मानते? हो चुका है, माननीय उच्च न्यायालय ने उनका के बाद मंदिर वहां बन चुका है। एक चीज, लेकिन हिंदू के अगेंस्ट अगर गया तो हिंदू शायद इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये फिर भी अच्छा, लेकिन हम जो मुद्दा जो हम लोग का था, हम लोग उससे बहुत डाइवर्ट कर गए। मेरा मानना ये, जो आज जो सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई आप आज जो कोर्ट में हुआ, जरा सुन लीजिए इसका। मेरा मानना ये है कि ये जो आज जो हुआ है, चार्जेस फ्रेम होने से जो इसका असर होना चाहिए, उसके बारे में तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं, बात ही नहीं करी। देखिए उसके पीछे सबसे बड़ी जो इम्पैक्ट पड़ेगा, अडवाणी जी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश थी उनकी, उससे उनको डिप्राइव किया जाएगा। इससे मॉरल प्रेशर बिल्ड किया जाएगा कि साहब, और क्योंकि उनके चार्जेस फ्रेम हो गए हैं
तो जिस तरह उमा भारती के लिए कहा जा रहा है कि वो हटाई जाए, हमें इससे ये होने जा रहा है, आप देखिएगा कि जो उनको इसके पीछे हो सकता है बीजेपी वालों की भी कुछ गेम हो, कोई क्योंकि ये मामला उठेगा जोरों में कि अडवाणी जी अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन अब होने वाला अगले महीने होना है। इशू ये सोचिए, अभी फैसला नहीं होने जा रहा है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, जिसको जो बैठ करके बीजेपी और कांग्रेस वाले तय कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। जी शरद प्रधान, अभी नहीं होने जा रहा, 2 साल तो उन्होंने कहा है, 2 साल में बूढ़े शेरों को ठिकाने लगाने में लगे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। हम 2019 की चर्चा कर रहे थे और शरद ने सीधे अभी उसको राष्ट्रपति चुनाव के साथ जोड़ दिया। संजय सिंह, आपके हिसाब से इसमें जो पॉलिटिक्स दिख रही है वो तात्कालिक पॉलिटिक्स है या लंबे दौर की पॉलिटिक्स है जो राजनीति इस मसले के साथ जुड़ेगी? मैं नहीं कहता हूं कि कोर्ट ने राजनीति को नजर में रख के कोई फैसला सुनाया है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले का राजनीति पर असर तो होगा। वो असर आज असर होना है या अब से 2 साल बाद होना है या अब से 10 साल बाद होना है? आपको किसकी संभावना ज्यादा दिख रही है? देखिए, अयोध्या का फॉलोआउट तो मतलब निश्चित रूप से राजनीतिक फॉलोआउट काफी ज्यादा होगा। आप देखिए, एक राजनीतिक फॉलोआउट, लिब्रेहान कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा हुई। लिब्रेहान कमीशन 2010 में रिपोर्ट सबमिट करता है, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। अभी जब ट्रिपल तलाक का मसला अदालत में आता है तो कपिल सिब्बल बार बार ये दोहराते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। तो ये जो चीज है, देखिए अक्रॉस द पार्टी लाइंस जब ये चीजें आती हैं तो पॉलिटिकल एक इशू अयोध्या ऐसा है जिसके बारे में मुस्लिम संप्रदाय जो है बाबरी मस्जिद को लेकर के और हिंदू समुदाय जो है वो राम मंदिर को लेकर के उसका जिक्र करेगा। अभी की जो टाइमिंग है, ठीक है, वो शरद जी जो कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ मतलब एलके आडवाणी की अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेचर हो सकती थी तो उसके हिसाब से वो रूल आउट हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए सडनली अयोध्या का मुद्दा जो मतलब लोग भूल गए थे 25 सालों में, वो मुद्दा फिर से वापस फोरफ्रंट पे आ गया है। चाहे वो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी जिस समय आपसी मतलब सलाह मशवरे की बात करी थी, या आज जो कोर्ट में डेवलपमेंट हुआ, या कल जो योगी वहां जाएंगे, या वहां एक म्यूजियम जो बनाने की बात है, तो सडनली अयोध्या का मुद्दा वापस फोरफ्रंट में पब्लिक डिस्कोर्स पे आ गया है। हम लोग भी इस समय बैठ करके उसका जिक्र कर रहे हैं। उसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस कैसे कैसे पैन आउट करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। जी, अब वक्त करीब करीब खत्म हो रहा है। जफर इस्लाम, मैं थोड़ा सा समय आपको दे पाऊंगा। 10 सेकंड दे दीजिए मेरे को। विनोद जी, पूरे 10 सेकंड। ठीक, सिर्फ 10 सेकंड जी। नहीं, विनोद जी आप केवल ये बता दीजिए, आप मोदी सरकार के खिलाफ धरना देंगे, कब देंगे? नहीं, मैं सुनिए, मैं संजय जी, मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है तो आज मोदी सरकार है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मैं कहना चाहता हूं आलोक जी, आलोक जी सुनिए, मैं चाहता हूं खाने के और वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में इसको नहीं लेकर जाएंगे। देखिए, आलोक शर्मा भी राम भक्त हैं और अभी आज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम इसका हल संसद में नहीं, शहजाद पूनावाला ने जो कहा वो बात एकदम सही है और वो वैलिड सवाल है। विनोद बंसल जी, आप उसे अपने पक्ष में मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला ने जो कहा वो बिल्कुल जायज सवाल है कि अगर आप राम में भरोसा रखते हैं, अगर आप राम राज्य में भरोसा रखते हैं, यहाँ सब राम भक्त बैठे, आपके सिवा आप रावण भक्त हैं। कौन सा हिस्सा है जहाँ राम नहीं है इस देश का? वो कोना बताइए जहाँ राम नहीं है। फिर आप किसी जमीन के तो मैं चाहता हूँ, फिर राम का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये राम का विरोध कर रहे हैं ऐसा उन्होंने यहाँ नहीं कहा। इस चर्चा में कहीं राम का विरोध नहीं हुआ। एक तरह की आपराधिक राम को कुंठित कर रहे हैं आप। राम के नाम पर रावण को बढ़ावा दे रहे हैं आप। बंसल जी, आप रावण भक्त हैं, राम भक्त की मर्यादा रखिए ना, भाषा की मर्यादा रखिए। आलोक जी, शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? शहजाद आखिरी 10 सेकंड है जी। भाई बाकी लोगों का ऑडियो थोड़ा सा दबाएंगे। शहजाद पूनावाला और उसके बाद जफर इस्लाम जी। शहजाद। आलोक जी देखिए, संभावना की प्लीज विनोद जी, प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, ये आपसी समझौते से सुलझेगा ये तो लग नहीं रहा। कोर्ट का फैसला आएगा या तो हिंदू के पक्ष में या मुसलमान के पक्ष में। मेरी एक छोटी पेशकश है, अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है तो सुनिए, प्लीज सुनिए, अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है तो पहली ईंट राम जी के लिए हम लोग देंगे, और मुसलमान के पक्ष में आता है तो मेरी गुजारिश है कि वहां पे मंदिर भी बनाया जाए और स्वास्थ्य केंद्र या कोई भी प्रगति का प्रतीक है वो भी बनाया जाए, क्योंकि मुसलमान की मस्जिद बिना राम जी के मंदिर के अधूरी होगी।
बाकी आप लोग तय कर लीजिए आपको क्या करना है। जी, अब मेरे पास खत्म हो रहा है कार्यक्रम में, समय नहीं बचा है, मैं अब प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। ट्विटर पे हमने जो सवाल पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या मसला सुलझाने के लिए गंभीर है, इसमें सिर्फ 30% लोगों का जवाब है कि हाँ वो गंभीर है। 70% लोगों का मानना है कि बीजेपी इस मसले को सुलझाने के लिए गंभीर नहीं है। इस मौके पर बहुत बात हुई, राजनीति की बात हुई मंदिर मस्जिद के साथ। अदम गोंडवी की एक कविता की 4 लाइनें हैं, आपके लिए जाते जाते छोड़ जाता हूं। खास तौर पे पॉलिटिशियंस को इसको ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थीं, जो मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।